नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। बजट पर हमारी खास पेशकश जारी है। बजट एक्सपेक्टेशंस, यानी क्या सोचते हैं एक्सपर्ट बजट के बारे में, क्या कुछ इस बार के बजट में उन्हें लगता है कि कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती है। आज चर्चा लोन्स के साथ साथ होगी कि क्या इनकम टैक्स में कुछ रियायत हमें मिल सकती है आने वाले इस बजट में। क्या कुछ सोचते हैं हमारे एक्सपर्ट। हमारे साथ आज के पैनल में यूएस एक्सपर्ट है बलवंत जैन, इस वक्त मुंबई स्टूडियो से हमारे साथ है अपना पैसा.com से। बलवंत साहब हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई स्टूडियो से, अपना पैसा.com के सीएफओ हैं, टैक्स एक्सपर्ट भी हैं। बलवंत साहब, जहां तक टैक्स की बात है, काफी कुछ हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अगर 80C पर्टिकुलरली हम बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा उम्मीद इस बार यही है कि 80C में जो 1 लाख की लिमिट है उसे शायद डबल कर दिया जाएगा। ये होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन आपको क्या लगता है 80C के अंदर, क्योंकि ज्यादातर जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसा भार्गव साहब ने भी बोला, ये सारे लॉन्ग टर्म के हैं। चाहे हम पीपीएफ की बात करें, यूलिप्स की हम बात करें, देखा जाए तो ये लंबी अवधि के ही निवेश के विकल्प है। ऐसे में अगर 80C में जो छूट बढ़ती है, चाहे वो 1.5 लाख पहुंचे या 2 लाख तक की जाए, इसमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए होगा। लेकिन इसके अलावा क्या कुछ कई नए इंस्ट्रूमेंट्स भी आपको लगता है कि सरकार को लानी चाहिए? और राजीव गांधी इक्विटी स्कीम को लेकर भी आपकी क्या राय है? देखिए पल्लवी, ऐसा है कि जो 80C की जो लिमिट है वो करीब 2000 के आसपास से फिक्स है, 1 लाख रुपए। उसके बाद में इसका रिवीजन नहीं हुआ है। इस बीच आप देखिए, इसमें जैसे होम लोन का है या प्रोविडेंट फंड वगैरह का जो कंट्रीब्यूशन है उस रिडक्शन मिलता है। तो इस 14 साल के पीरियड में जो हाउसिंग की कॉस्ट है या जो होम लोन की अमाउंट वगैरह है वो कई गुना बढ़ गई है। तो जो लोग रीपेमेंट करते हैं होम लोन का या जिनका प्रोविडेंट सैलरीज भी इस दौरान बढ़ गई है, तो जो पीएफ वगैरह का जो कंट्रीब्यूशन करते हैं वो भी एग्जॉस्ट हो जाता है। मतलब जो 1 लाख की लिमिट से ज्यादा ही होम लोन रीपेमेंट और ये पीएफ का कंट्रीब्यूशन वगैरह होता है। तो मेरे हिसाब से चूंकि 2000 से ये लिमिट नहीं बढ़ी है, तो रैशनली तो अगर जैसे आपका जिस गति से इन्फ्लेशन बढ़ता है उस गति से आपकी ये लिमिट भी बढ़नी चाहिए। तो 1 लाख की जगह 2 लाख मेरे हिसाब से करना वाजिब रहेगा। इसके अलावा जैसे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स है, जो ओवरऑल जो सेविंग है उसमें जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का जो प्रोपोर्शन है वो लोएस्ट लेवल पे चल रहा है। तो लोग जैसे रियल एस्टेट, गोल्ड वगैरह है उसमें इन्वेस्ट नहीं करें और जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसमें इन्वेस्ट करें। तो उसको बढ़ावा देने के लिए मेरे हिसाब से या तो म्यूचुअल फंड में अक्रॉस जैसे इक्विटी स्कीम में आप इन्वेस्ट करें तो उस पर आपको डिडक्शन दे देंगे, या जैसे जो राजीव गांधी स्कीम है जो कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए उपलब्ध है। तो मेरे हिसाब से राजीव गांधी स्कीम में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो या तो इसको 80C के अंदर कर देवे या अलग स्कीम में और पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट है वो एलिजिबिलिटी सब एसएससीज को कर दे। क्योंकि जो अभी प्रेजेंट जो फॉर्म में जो राजीव गांधी स्कीम है उसके तहत जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है उसको उनको ही बेनिफिट मिलता है। अगर ये सबके लिए अवेलेबल कर देवे तो जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जो इन्वेस्टमेंट है उसको बूस्ट मिलेगा। पल्लवी, बलवंत साहब, इसी मुद्दे पर आपसे भी मैं राय लेना चाहती हूँ। पिछले बार के बजट में 80E एक सेक्शन जोड़ा गया जो नए निवेशक है, या ये कहा जाए कि जो पहली बार घर खरीद रहे हैं उनको बढ़ावा देने के लिए सेक्शन लाया गया था। लेकिन अगर आपको लगता है अगर 80C में कुछ बढ़ोतरी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं 80C में अगर एग्जेम्पशन बढ़ता है 1 लाख की जगह अगर ये 2 लाख हो जाता है, ऐसे में जो प्रिंसिपल अमाउंट पर छूट है वो डायरेक्टली बढ़ जाएगी। इसलिए 80E जो सेक्शन है, क्या आपको लगता है कि सरकार उसको विड्रॉ करेगी या फिर उस पर कुछ होल्ड हो सकता है? क्या आपको लग रहा है इस मामले में? देखिए, जो 80E का जो प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया था, एक तो वो 1 साल के लिए था और उसमें भी जो रेस्ट्रिक्शंस ऐसी थी कि आपका जो घर की कीमत है वो 40 लाख होनी चाहिए, आपका लोन अमाउंट है वो 25 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो बोरोवर जो कंडीशन सेटिस्फाई करते थे उनको तो एनीवे जो 24B की जो लिमिट है उसके अंदर जो डिडक्शन है वो उपलब्ध हो जाता था। तो 80E का मेरे को नहीं लगता है कि ये बहुत ज्यादा एसएससीज को बेनिफिट हुआ होगा। मेरे हिसाब से 80E का कोई रिलेवेंस नहीं है, कोई यूजफुलनेस ही नहीं है। इससे तो अच्छा होगा कि 80C की जो डिडक्शंस की लिमिट है वो बढ़ा देगा। और इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि जो 24B में जो डिडक्शन है होम लोन इंटरेस्ट का, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए 1.5 लाख है और अगर आप वो प्रॉपर्टी आप किराए पे देते हैं तो आपको पूरा का पूरा डिडक्शन मिलता है। लॉजिकली इसका उल्टा होना चाहिए कि अगर आप घर आपके खुद के रहने के लिए खरीद रहे हैं तो आपको पूरा का पूरा जो आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। और अगर आप सिर्फ भाड़ा कमाने के लिए अगर खरीद रहे हैं और उस पर लोन ले रहे हैं तो उस पर रेस्ट्रिक्शन डालनी चाहिए। जी,
काफी वैलिड है आपका पॉइंट, और इसीलिए मैं बलवंत साहब इस दौर में आपके पास आऊंगी। आपकी अगर संक्षिप्त में पूछा जाए क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है, और विश लिस्ट की अगर हम बात करें, बहुत लंबी विश लिस्ट है कॉमन मैन की, लेकिन आपकी तरफ से क्या कुछ सुझाव होंगे बजट के लिए? देखिए, जैसे मैंने पहले भी अपना चर्चा के दौरान बताया कि एक तो जैसे ईटीसी की जो लिमिट है वो बढ़नी चाहिए, उसके पीछे मैंने कारण बता दिए। एक जैसे आदिल ने बताया कि जो मेडिकल का जो है वो जो डिडक्शन है ईटीडी का वो बढ़ना चाहिए। और तीसरा, जैसे जो हाउस प्रॉपर्टी का जो डिस्क्रिमिनेशन है सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट प्रॉपर्टी में, वो डिस्क्रिमिनेशन निकल जाना चाहिए। और जितना भी आपको डिडक्शन जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं पूरा का पूरा आपको मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से तो जो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो लोन लेते हैं, उनको डिडक्शन नहीं मिलता है, और ये डिडक्शन सिर्फ रेस्ट्रिक्ट टू वन हाउस कर देना चाहिए। बलवंत साहब, यहाँ पर एक सवाल हम ईमेल के जरिए शेयर कर रहे हैं, क्योंकि बजट पर हमारी सीरीज जारी है, इसलिए हमारे दर्शक हैं एमजी कपूर साहब, इन्होंने मेल के जरिए अपना सवाल आप तक पहुंचाया है। ये कहना चाहते हैं कि फिलहाल ये 5 साल की एफडी में काफी साल से निवेश कर रहे हैं, 2009 से इनकी एफडी चल रही है, इनकी उम्र 71 साल है, 71 ईयर्स ओल्ड, और इन्होंने मेंशन किया है कि क्या फर्दर कोई नया इन्वेस्टमेंट करने से पहले इनको बजट को किस तरह से एनालाइज करना चाहिए, क्या थोड़ा रुक जाना चाहिए, अनाउंसमेंट हो जाए उसके बाद आगे बढ़े, क्योंकि इनको ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि 80C में अगर कुछ भी चेंज होता है तो जो 5 इयर्स एफडी में इन्होंने निवेश किया हुआ है उस पर कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। आपकी क्या राय है इस पर? मेरे को लग रहा है कि उनका क्वेश्चन है कि उनको भी इस साल का डिडक्शन क्लेम करने के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी बजट के लिए 2 या 3 दिन तो बाकी है, तो इंतजार करने में कोई नुकसान नहीं है। और मेरे हिसाब से अगर ये एफडी में नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जैसे एनएससी का भी अभी टेन्योर 5 साल हो गया, तो वो एनएससी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जनरली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम ही है, परंतु अभी 2 दिन में क्या फर्क पड़ना है। आपके पास प्रश्न शायद पहले आ गया होगा, तो बजट के प्रपोजल है उसके लिए वेट करिए। और नॉर्मली जो बजट में प्रपोजल जो होते हैं उसमें चेंज नहीं होते हैं फाइनल स्टेज में, जब तक प्रेसिडेंट साइन करते हैं तब तक। और पर मेरे हिसाब से ये जो 5 साल की जो एफडी का जो एटीसी का बेनिफिट है वो विड्रॉ होने का चांस कम है, क्योंकि गवर्नमेंट का भी इंटेंशन रहेगा कि जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए।